इबादत से दिल को आबाद करना, हर गुनाहों से इस दिल को आज़ाद करना। हमारी तो बस है इतनी ही गुजारिश, अपनी ईदी में हमें याद करना। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रमजान के मुबारक महीने के बाद आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, ईद के इस पावन मौके पर सभी देशवासी मिलकर खुशियां बांटें और एकता की भावना को करें मजबूत। नव संवत्सर उगादि, आजिबू चेराओबा, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड और नवरेह के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1984 के यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव को बताया एक बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही। कहा, हमें पीढ़ीगत स्थिरता के लिए पर्यावरण संरक्षण और विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन पर करना होगा ध्यान केंद्रित। स्थायित्व के विचार का वैश्विक चर्चा का विषय बनने से बहुत पहले ही भारत ने सदियों तक इसे जिया, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर दिया जोर। उत्सव नहीं, संकल्प का दिन है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस समारोह में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कहा, गौरवशाली इतिहास, सभ्यता और विरासत को समेटे वीरता और वैभव का साक्षात प्रतीक है राजस्थान। और ईद के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को मिली प्रधानमंत्री से सौगात। सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए परिवर्तनकारी सुधारों को सुगम बनाया है, जिससे समावेशिता और सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ। सौगाते मोदी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। इबादत का पवित्र महीना रमजान, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर खुद को खुदा के करीब करने की कोशिश करते हैं। इस खास मौके पर सौगाते मोदी किट बांटने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल, चावल, सिवैयां, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर शामिल हैं। पीएम की इस सौगात का स्वागत किया जा रहा है। रमजान ईद जैसे अवसर खुद पीएम की बचपन की यादों से भी जुड़े हैं। मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ही की पहल पर सऊदी अरब सरकार ने भारत के लिए हज यात्री कोटा बढ़ाया। वहीं मोदी सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिलाओं को पहली बार बिना महरम हज पर जाने की अनुमति दी। मुस्लिम बहनों के लिए पीएम का एक और ऐतिहासिक कदम 3 तलाक से मुक्ति दिलाना रहा। इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और अत्याचार से निजात दिलाई गई। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे
उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं? सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के मोर्चे पर पीछे छूट गए पसमानदा मुसलमानों के दर्द को पीएम ने समझा और उनके हक की आवाज उठाई। पीएम ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से पिछड़ेपन की दलदल में धकेल दिए गए इस समूह के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सर्वधर्म सद्भाव की भावना को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजते हैं। पीएम ने कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर प्रसिद्ध मस्जिदों का दौरा किया, जिसमें ब्रुनई के बंदर सेरी बेगवान में मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, मिस्र के काहिरा में लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद उल हाकिम, सिंगापुर की चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी इस्तकलाल मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस शाही मस्जिद, संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मॉस्क और इंदौर में स्थित सैफी मस्जिद का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय की लगातार सराहना करते रहे हैं। पीएम ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई के मरोल में अल-जामियतुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल-जामियतुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि बदलते समय और विकास के साथ तालमेल बैठाने के पैमानों पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने स्वयं को सिद्ध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ईद उल फित्र रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान रोजे रखने और इबादत करने के बाद मनाया जाता है। ये पर्व भाईचारे, सहयोग और करुणा की भावना को मजबूत करता है। ये त्योहार सामाजिक बंधन को भी प्रोत्साहन देता है और हमें एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। ईद सहानुभूति, करुणा और दान की भावना को प्रोत्साहित करता है। मेरी कामना है कि ये पर्व सभी के जीवन में शांति, प्रगति और खुशियां लाए, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फित्र के पावन अवसर पर मैं हमारे राष्ट्र के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईद का ये पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि सांस्कृतिक विविधता और एकजुटता हमारी शक्ति का केंद्र है। ये त्योहार मात्र एक उत्सव नहीं बल्कि एकता, करुणा और पारस्परिक सम्मान जैसे हमारे वैविध्यपूर्ण लोकतंत्र के संवैधानिक आदर्शों का एक प्रतीक है। आइए इस ईद के पर्व पर हम सद्भाव और एकता की भावना को संजोकर उन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करें जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं और एक मजबूत, समृद्ध राष्ट्र के रूप में हमें एकजुट रखते हैं। नव संवत्सर उगादी, साजिबू चेराओबा, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड और नवरेह के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित किया और कहा कि सभी देशवासियों को चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत ऋतु तथा नववर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता के प्रतीक हैं। ये त्योहार देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी के लिए खुशहाली की और मंगल कामना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उगादी, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, चैत्र शुक्लादि, नवरेह चैत्र नवरात्रि और साजिबू चेराओबा के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले ये त्योहार पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये न केवल नवीनीकरण, समृद्धि और आशा का प्रतीक हैं, बल्कि प्रकृति माता के साथ हमारे अभिन्न संबंध का सम्मान भी करते हैं। ये नववर्ष सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और सफलता लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और एक्स पर लिखा है,
समस्त देशवासियों को नव संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पुनीत अवसर आप सभी के जीवन में नया उत्साह लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प में नई ऊर्जा भरे। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि नव संवत्सर, नव चेतना, नव संकल्प, विक्रम संवत 2082 के शुभागमन और चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। साथ ही देश भर में मनाए जा रहे त्योहार गुड़ी पड़वा, उगादी, चेटी चंड, नवरेह और साजिबू चेरोबा की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। नव संवत्सर का प्रथम प्रभात नवसृजन, नवचेतना और नव आशाओं का संदेश लेकर आया है। ये दिव्य कालखंड जीवन में रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि और आरोग्य का आलोक भर दे। माँ आद्या शक्ति की कृपा से शक्ति, भक्ति, ज्ञान और वैभव की अखंड ज्योति आपके जीवन को आलोकित करे। माता रानी का अनुग्रह और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। नव संवत्सर सभी के लिए शुभ हो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ नव संवत्सर की शुरुआत हो गई। विक्रम संवत 2082 के शुभागमन और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रिय परिवारजनों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय भारत वर्ष में नव संवत्सर नव वर्ष के शुरू होने का है। इस समय पेड़ों पे नए कोमल के पत्ते आ रहे हैं। प्रकृति में अपना नयापन का संदेश दे रही है। नवरात्रि, चेटी चंद, गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे अनेक त्योहारों के रूप में हमारा पूरा देश उत्सव त्योहारों का पर्व मना रहा है। मेरी ओर से सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं। ये त्योहार अपने अलग अलग रूपों में सभी को नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है, अपने अंदर नई ऊर्जा भरने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम स्वयं को देश और समाज के लिए समर्पित करने का संकल्प लें। इस त्योहार पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की आराधना को समर्पित नवरात्र के 9 दिन आप सबके जीवन में शक्ति और भक्ति का संचार करें। इस पावन अवसर पर मैं देश की शक्ति स्वरूपा माता बहनों को भी विशेष शुभकामनाएं देता हूं। देश और समाज के कल्याण में आपकी भूमिका निरंतर बढ़ती रहे। जगत जननी माँ भगवती सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। नवरात्र का संदेश शक्ति प्राप्त करने का संदेश है। ये शक्ति हम समाज के कल्याण के लिए लगाएं, सबके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव संवत वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चेटी चंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नव संवत्सर के पावन पर्व पर कोटा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 51,000 कलशों के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कलश यात्रा के अनुभव के बारे में लिखा और इसे अद्भुत बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि स्थायित्व के विचार का वैश्विक चर्चा का विषय बनने से बहुत पहले भारत सदियों से इसी के साथ जी रहा था, जहां प्रत्येक बरगद का पेड़ एक मंदिर था, हर नदी एक देवी थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये एक ऐसी सभ्यता की एक अज्ञात अवधारणा थी जो धर्मनिरपेक्षता की पूजा करती थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित देशों को पर्यावरण संबंधी सोच में राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मॉडल अपनाना चाहिए जहां पृथ्वी का प्रदूषण मुक्त रहना मानव समृद्धि और कल्याण का आधार बन जाए। Developed nations must transcend political boundaries in environmental thinking, adopting models where planetary health becomes foundational to human prosperity and well-being. They cannot isolate themselves. Okay, we are doing fine. We have means, technological means to generate a healthy ecosystem. It can last for some years, but not forever. They will have to be enveloped into the village if they do not join the rest of the global community.
उन्होंने पर्यावरणीय नैतिकता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण नैतिकता को विकसित करने और उस पर विश्वास करने की वैश्विक आवश्यकता है। ये पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए मानव के नैतिक दायित्व को रेखांकित करता है। हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी केवल हमारे लिए नहीं है। Human activities, particularly climate change and water management, now influence seismic events. Studies have revealed earthquakes, we all know, are normally because of tectonic processes. But then, the way we conserve waters, build dams, and get them emptied is a cause of profound impact on geological situations. And therefore, there is global need to evolve and believe in environmental ethics. This underscores humans' moral obligations to protect and preserve the environment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पारिस्थितिकी विस्तार और संरक्षण नैतिकता दोनों ही सामंजस्यपूर्ण मानव प्रकृति संबंधों का समर्थन करते हैं और अपनाना बहुत आसान है। इसके लिए जीवन के प्रति सकारात्मक सोच के अलावा किसी और वस्तु की जरूरत नहीं है। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिरता के लिए पर्यावरण संरक्षण और विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। We need to realize we are trustees of everything offered by Mother Earth, and there is divine ordainment that we must pass on to the future generations all this in good shape. Writing on the wall, have we done it? Answer comes from within, certainly not. The present scenario is alarming, daunting, and far distanced from what it should have been. The planet is not exclusive to us. We are not its owners. Flora and fauna must flourish and blossom alongside, and so must all other living beings. In such a scenario, man will have to learn to live in harmony with nature and other living beings. Are we doing it? No. Every technological development increasing human prowess is used to captivate and make others' life vulnerable, other living beings. There will have to be individual focus on optimal utilization of resources of the nature. This has to be our habit. Our fiscal power, our fiscal capacity cannot determine the use of natural resources. The consumption has to be optimal. उपराष्ट्रपति ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को याद करते हुए कहा कि भोपाल गैस त्रासदी का सबक अभी भी नहीं सीखा गया। 1984 का यूनियन कार्बाइड रिसाव बहुत बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही थी। Lessons is still unlearned. The Union Carbide leakage of 1984. I think, if I'm not wrong, it was in 2015 that Justice Srivastava, the judge of the Madhya Pradesh High Court, dealt with, as a commissioner, what compensation could be given. It was mega environmental negligence. Even after 4 decades, families suffer generation after generation, genetic disorders and groundwater contamination. 30 years after it, as I reflected, Justice Srivastava dealt with an issue for welfare of the victims. Just imagine how pathetic was the lack of awareness. We did not have an institution like NGT. We did not have a regulatory regime that could address the issue. Things would have been very different if there had been regulatory regime of the current level then. उपराष्ट्रपति ने विधि, विज्ञान और नैतिकता के साथ एनजीटी के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं एनजीटी को जिस तरह से देखता हूं, उसमें एन का मतलब पोषण, जी का मतलब हरियाली और टी का मतलब कल है। मेरे लिए एनजीटी का मतलब कल के लिए हरियाली का पोषण है।
There is a growing concern that environmental justice often follows a troubling pattern of 4 Ds: delay, deny, dispose, dissolve. This cycle must be broken. I am happy to note NGT is catalyzing sensitization on all fronts on this aspect, and I am sure intervention to the NGT exercise will be scarce. It is an expert body. I am not for a moment questioning anybody's authority or power center. But then when expert bodies function and have the facility of getting expertise from people who are really knowledgeable, installing their action, delays environmental protection. The way I look, Chairman Srivastava, to NGT, and for nurturing G for green and T for tomorrow. NGT for me is nurturing green for tomorrow. Friends, this is not just wordplay. It is vision of an institution that connects law, science and ethics to transform our relationship with nature. Let us draw from our Vedic roots, wield cutting edge tools and uphold climate justice with unwavering resolve. चैत्र नवरात्र के साथ भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने रेशमबाग स्थित संघ मुख्यालय जाकर संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघ संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित नागास्त्र 3 कामिकेज ड्रोन सिस्टम का अवलोकन किया। नागपुर में माधव नृत्यालय प्रीमियम सेंटर की नींव रखी। आइए देखते हैं उनकी इस यात्रा की झलकियां। मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवक। हमारे तो हृदय में बसा है, सेवा है यज्ञकुंड समीता सम हम चले। देह महासागर में सरित रूप हम मिले। उत्सव नहीं, संकल्प का दिन है राजस्थान दिवस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में राजस्थान दिवस पर आयोजित उत्सव में अपने उद्गार रखे।
उन्होंने कहा कि गौरवशाली इतिहास, सभ्यता और विरासत को समेटे राजस्थान वीरता और वैभव का साक्षात प्रतीक है। राजस्थान दिवस केवल दिवस नहीं है, ये राजस्थान का दिवस राजस्थान के नौजवानों का संकल्प है। राजस्थान का नौजवान इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगा और जब विकसित राजस्थान बनेगा तो भारत विकसित बनेगा। और हमें यहाँ से यही संकल्प लेके जाना है। इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं मेरी जिम्मेदारी के साथ राजस्थान के विकास में मेरा योगदान होगा। कोटा की धरती से निकला हुआ नौजवान केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में नेतृत्व करता है। इसलिए मैं कोटा के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम गांव से लेकर शहर तक गांव की ढानी के बेटा अंतिम नौजवान को भी स्किल करें। उसके साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किस तरीके से हम आत्मनिर्भर नौजवानों की दिशा कर सकते हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज इस कोटा की धरती से युवा नीति, युवाओं को रोजगार देने का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान वासियों के लिए शुभकामनाओं के साथ ये संदेश दिया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। राम राम। राजस्थान दिवस पर मेरे परिवारजनों आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 76 वर्ष पहले आज ही के पुण्य दिन हमारे वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपनी स्थापना के इन 7.5 दशकों में राजस्थान प्रांत ने अपनी विरासत, अपनी गौरवपूर्ण परंपराएं, विकास के नए दृष्टिकोण और विकसित राजस्थान बनाने के लिए कीर्तिमान हासिल किए हैं। राजस्थान के प्रतिभाशाली और मेहनती लोग आज पूरी दुनिया के अंदर प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के इस प्रदेश के सैनिकों ने अपनी बहादुरी और बलिदान से देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाया है। वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान सदा से ही पूजनीय रही है। राजस्थान के रणबांकुरे योद्धाओं के साथ मान संत, कवि, विद्वान की धरती रही है। आज देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक उन्नति में राजस्थान का अतुलनीय योगदान है। पर्यटन, खनिज, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज के नए इनोवेशन से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और राजस्थान के बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी मातृभूमि में आए, अपनी मातृभूमि के अंदर निवेश करें ताकि राजस्थान का इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर और बढ़े। राजस्थान दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि राजस्थान को देश के खुशहाली और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने में हम योगदान देंगे। एक बार पुनः राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय राजस्थान, जय भारत। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा में पूज्य सिंधी पंचायत समिति विज्ञान नगर द्वारा आयोजित श्री चेट्टी चंड महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने चेट्टी चंड महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान झूलेलाल केवल आराध्य नहीं बल्कि सत्य, साहस और संघर्ष के प्रतीक हैं। सिंधी समाज देश में एक ऐसा समाज है जो न अन्याय के आगे झुका है, न अत्याचार के आगे झुका है। उन्होंने हमेशा पुरुषार्थ से काम किया है। भगवान झूलेलाल जी की यही प्रेरणा, आशीर्वाद है कि देश में जहां भी सिंधी समाज रहता है उसने पुरुषार्थ की तरह काम करता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय सबसे ज्यादा त्रासदी, सबसे ज्यादा अत्याचार, अन्याय सिंधी समाज ने सहे। लेकिन उसके बाद भी सारा घर परिवार सब छोड़ के आने के बाद भी एक पुरुषार्थ कर कर, एक कड़ी मेहनत करके, संघर्ष कर कर और उन्होंने अपने परिवार को भी खड़ा किया
और पुरुषार्थ के साथ समाज का कल्याण का भी काम किया। और इसीलिए ये समाज में पुरुषार्थ भी है, मानव कल्याण, मानव सेवा का, आध्यात्मिक धर्म की पालना भी करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 की अध्यक्षता की। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। दीजिए इजाजत, बने रहिए सेंसर टीवी के साथ। नमस्कार।